Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is immunology. तो स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी को। द प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट फ्रॉम इन्फेक्शन अप टू द 3 मंथ। तो ये तीनों मैकेनिज्म की वजह से होता है। पैसिव इम्यूनिटी की वजह से भी होता है, एंटीबॉडीज की वजह से भी होता है, प्रेजेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन की वजह से भी होता है। एक्टिव इम्यूनिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय, तो इनोकुलेशन विद इम्यून सीरम, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी विद सब क्लिनिकल केसेस, तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या लेटेंट इन्फेक्शन वाला हम डिप्थीरिया के अंदर कहते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है आईजीएम के अंदर, जो सेकेंडरी होता है वो आईजीजी की वजह से होता है। सेकेंडरी के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, जो रिस्पॉन्स होता है शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, गलत गलत ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो जो इम्यूनिटी का रैपिडली स्टैब्लिश, ये बात गलत होती है। ओके, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो जो हर्ड इम्यूनिटी प्ले क्रूशियल रोल इन द एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल इन, तो टेटनस के अंदर कोई हर्ड इम्यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लाइव वैक्सीन के अंदर आपको बूस्टर नहीं चाहिए होती टू मेंटेन इम्यूनिटी। क्लियर, बाकी सब बातें ठीक है कि मोर पोटेंट होती है, मोर पोटेंट देन द किल्ड वैक्सीन बिकॉज इट हैज ऑल मेजर एंड माइनर एंटीजेनिक कंपोनेंट होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर कौन सी चीज नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर वैक्सीन। बाकी ये तीनों कॉन्ट्राइंडिकेशन है। द वैक्सीन विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो कौन सी होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके अलावा रुबेला भी नहीं देते। मुझे द फॉलोइंग इज अ नॉट अ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, तो जो पर्ट्यूसिस है ये हमारी टॉक्सॉइड होती है। इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन के अंदर कौन सी नहीं है, तो जो मीजल्स है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ओके, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन इज नॉट अवेलेबल फॉर कैस गैंग्रीन के लिए कोई एंटी सीरम अवेलेबल नहीं है। इसके बाद एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द किल्ड वैक्सीन, तो रिएक्शन टू द प्रीवियस डोज, लाइक अगर एग एलर्जी हो गया तो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन, तो जो रीवैक्सीनेशन इज नॉट पॉसिबल होता है रीवैक्सीनेशन। ऑल द वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेलुलर फ्रैक्शन, कौन सी नहीं होती, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया वाली टॉक्सॉइड से बनी हुई होती है। ऑल आर द फंक्शन ऑफ एडजुवेंट, तो जो एडजुवेंट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ डोज रिलेटिवली। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ रीसेंट इन्फेक्शन, तो वो आईजीएम होता है। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती, हाई आईजीए कंसेंट्रेशन, ये आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि आफ्टर इंजेक्शन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइव वैक्सीन आपने 12 हफ्तों तक नहीं देनी होती। लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन फॉर 12 वीक्स। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ लाइव वैक्सीन नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन शुड नॉट बी गिवन। ओके, तो पहले पैसिव इम्यूनिटी से लाइव वैक्सीन की तरफ गए हैं, अब लाइव वैक्सीन से इम्यूनोग्लोबुलिन की तरफ गए हैं, तो ये 2 वीक तक आपने रट्टा मार लेना है। स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, स्पेसिफिक रिएक्शन आर कॉमन, जनरल रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट है कि इम्यूनोग्लोबुलिन शुड नॉट बी गिवन बिफोर एंड आफ्टर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, किसके अंदर दे सकती होती है, यानी जो हम दोनों दे सकते हैं, एक्टिव और पैसिव कंबाइन कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आर इफेक्टिव फॉर प्रोफाइलैक्सिस, इसके अंदर प्रोफाइलैक्सिस नहीं कर सकते, तो इन्फ्लुएंजा के अंदर नहीं कर सकते। वैक्सीन विच आर स्टोर्ड इन द फ्रीजर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो टेटनस वाली इसको आप फ्रीजर में कभी भी फ्रीज नहीं करना। इसका निमोनिक है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी वैक्सीन कोल्ड पार्ट के अंदर नहीं डाली जाती, तो वो पोलियो है। सारे एक्सेप्ट वाले एमसीक्यू आ रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एट द हेल्थ सेंटर मोस्ट वैक्सीन आर स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 4 to 8 है, वैसे 2 से लेकर 8 तक होता है। ओपन मल्टी डोज वाइल ऑफ लाइव वायरस वैक्सीन, तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव होता है वो आपने 3 घंटे तक अगर डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट है कि नोटिफाइबल डिजीज कौन सा नहीं है डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, जापानीज एंसेफेलाइटिस नहीं है, बाकी सीपीवाई ये होते हैं हमारे। इसके बाद रिंग इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या बात ठीक है, सारी बातें ठीक है। टाइप ऑफ आइसोलेशन होता है, इनसर्कलिंग होती है। आइसोलेशन इज नॉट यूजफुल, तो किसमें यूजफुल नहीं होती, टाइफाइड में किसी काम की नहीं है। ओके, केमिकल आइसोलेशन इज यूजफुल, इन सब के अंदर यूजफुल होती है, बहुत फारिग एमसीक्यू है। नेक्स्ट हम आ जाती है द पीरियड ऑफ आइसोलेशन, तो जो आइसोलेशन होता है 3 वीक ऑफ इफेक्टिव कीमोथेरेपी के अंदर आ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ क्वारंटीना, तो ये लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 11 महीने का बच्चा है, 2 डोजेज लगी है। ओके, 5 महीने बाद आया तो आपने 3rd डोज लगा देनी है, कोर्स को कंटिन्यू कर देना। सर्विलेंस के बारे में क्या बात ठीक है, इट इज ऑन वन टाइम ऑब्जर्वेशन, चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। एम्पोरियाटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हेल्थ ऑफ ट्रैवलर। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीक्यूरेंट पहले करना। शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टीरिलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन आ जाएगा। टेंपरेचर ऑफ हॉट एयर ओवन 160 से लेकर 180 तक होता है। फॉर्मल्डिहाइड इज एक्टिव अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एसिड फास्ट बेसिलाइट। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, खालिद मसूद वाली एमसीक्यू बुक से, जो कि अच्छे एमसीक्यू है। ओके, इम्यूनो वाला टॉपिक है, न्यूट्रिशन है, ये आगे इम्यूनो वाला टॉपिक अच्छे खासे एमसीक्यू जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, बीसीजी वैक्सीनेशन के जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है, कभी भी नहीं देनी। बीसीजी वैक्सीनेशन के बाद जो मैक्यूल होता है वो 2 से लेकर 3 वीक में आके अपेयर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए डोज होती है 0.01 अगर 2 मंथ का है, बाकी 0.05 अगर से नीचे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ये ह्यूमोरल और इंटेस्टिनल जो ओरल वाली होती है, दोनों इम्यूनिटी एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो साक वैक्सीन है, साक वैक्सीन किसको बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, तो इसकी जो रिकमेंडेड एज होती है वो
14 वीक्स में दी जाती होती है। ओके, बाकी ओपीवी दी जाती है। इसके बाद 1 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, पोलियो के लिए आया है इम्यूनाइजेशन के लिए, तो आपने ओपीवी 0 नहीं देनी होती, बल्कि आपने क्या देना 6, 10, 14 पे देनी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, तो जो पोलियो के लिए है, पोलियो के लिए जो स्टोरेज टेम्परेचर वो -20 होता है, इसको रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर है, तो पोलियो से बचने के लिए इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यूज़ कर सकता है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कभी भी यूज़ नहीं करेगी कैंसर की रेडियोथेरेपी के अंदर। ओके, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इसको आप प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते होते हैं। ओके, बाकी पेंटावेलेंट वैक्सीन और टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन है, या +2 से लेकर +8 में डालते हैं पोलियो वाली, और ये आप डालते होते हो किसके अंदर, ये आप -20 का आपने रट्टा मार लेना है। एंटीबॉडी माँ से बच्चे के अंदर चली जाए, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है वो मेनिंजोकोकस वाली वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है कि जो ईपीआई में जो 10th वैक्सीन ऐड की है वो रोटा वायरस की वैक्सीन ऐड की गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, रोटा वायरस की 6th और 10th वीक में दी जाती है, 14 के अंदर आईपीवी दी जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन जो दी जाती है वो हेपेटाइटिस बी के लिए, रूबेला या रेबीज के लिए और टेटनस के लिए दी जाती होती है। नेक्स्ट है जो फ्लू वैक्सीन है, इसके बारे में क्या बात ठीक है कि जो न्यू वैक्सीन इज रिकमेंडेड रिक्वायर्ड बाय डब्ल्यूएचओ ऑन ईयरली बेसिस, क्योंकि एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आईजीएम और आईजीजी दोनों मौजूद है, तो इसका 2 हफ्तों से ज़्यादा का इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट टाइफाइड लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन दी जाती है, तो ये 1, 3 और 5वें डे पे दी जाती है टाइफाइड की, पहला, तीसरा, 5वां, इसको रट्टा मार लेना। हेपेटाइटिस ए के बारे में क्या बात ठीक है, सारी बातें ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, इसको 24 आवर ऑफ एक्सपोजर के अंदर आपने देना होता है, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपने देनी है विदिन 7 डेज ऑफ एक्सपोजर। क्लियर, ये आपने रिपीट करना 1 महीने के बाद। इसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, इसके बारे में क्या बात ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। मल्टीपल डोजेस का फ़ायदा क्या है, मल्टीपल डोजेस की वजह से हायर एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है। मीजल्स वाली जो वैक्सीन है वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो डिले होता है बिटवीन द डोजेस ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो ये फाइनल इम्यूनिटी को इंटरफेयर नहीं करता होता। इसके बाद कुछ एमसीक्यू रह गया, तो इनको वहाँ से हमें सॉल्व करना होगा। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या बात ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात ठीक है कि इसके लिए ओके, जो लार्ज नंबर ऑफ सब क्लिनिकल केसेस या हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। इसके बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन है, कौन सी पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में है, तो उसके बारे में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 26 का बीटा होगा। इट इज़ इमीडिएटली इफेक्टिव है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है। इसके बाद ईपीआई के बारे में क्या बात ठीक है, तो टाइम की थोड़ा सा डेफिशिएंसी है, तो 27 का एलिफेंट होगा। क्लियर, पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन कैन बी कंटिन्यूड। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ वोपिंग कफ या पर्ट्यूसिस होती है, इट इज़ अचीव बाय वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिजीज है। क्लियर, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, इसके लिए एपिलेप्सी होती है, हिस्ट्री ऑफ कन्वलियन है, तो कीवर्ड हमारा क्या होगा, कन्वलियन है, तो 28 का क्या होगा, बीटा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेरॉइड थेरेपी है, स्टेरॉइड थेरेपी के अंदर आपने कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देनी होती। क्लियर, तो लाइव वैक्सीन इसके अंदर नहीं है, वो हमारी होती है साग पोलियो वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है कि हार्ड इम्यूनिटी किसके अंदर कोई रोल अदा नहीं करेगी, तो वो टेटनस होती है, टेटनस, ये टेटनस है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, लैसिरेटेड वुंड हो गया, टेटनस वाला हो गया, तो आपने क्या करना है, एंटी टेटनस सीरम देना होता है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 31 का चार्ली होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कीनिया से आया है एमबीबीएस के लिए, तो उसके लिए येलो फीवर का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, येलो फीवर की आगे हो सकता है, डिजीज हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वन इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द मीजल वैक्सीन इज शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लियर, तो वैक्सीन विल प्रोटेक्ट द एक्सपोज चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज, अगर कितने में देते हैं हम, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपने रट्टा मान लो 3 डे ऑफ एक्सपोजर के अंदर आ जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूडेड है। ओके, तो ये आपने कब देनी होती है, 6 टन 14 में, और 4 हफ्ते का आपका और डिले आ जाता है, इनके दरमियान इंटरवल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वैक्सीनेशन के लिए फर्स्ट टाइम आया है, तो आपने बीसीजी देनी है अलॉन्ग विद ओपीवी देनी होती है, ये चीज़ें देनी है, तो 35 का क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट है कि मदर मिल्क के अंदर बहुत सारी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो आईजीए होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बीसीजी को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम स्कार मार्क को चेक करते हैं, लुकिंग फॉर स्कार मार्क बीसीजी के लिए। ओके, या मार्टेक्स टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो नहीं मिला। नेक्स्ट है एमआरआई नॉर्मल है। ओके, डोज दी गई है पेंटावेलेंट लेकिन सीजर हो गया है, तो ये पर्ट्यूसिस वैक्सीन है, उसकी वजह से आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, प्राइमरी हेल्थ के सेंटर है, फीवर है। ओके, कुछ वैक्सीनेशन दी गई है, तो आपने क्या करना है, आपने रीअश्योरेंस करनी है और पैरासिटामोल देनी है, कहना कि वैसे रिएक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीवीएम के बारे में, इनर स्केल डार्कर है, तो आपने क्या करना है, वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, वैक्सीन शुड नॉट बी यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट है 41 में है कि जो वैक्सीन है लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है, तो वो मीजल की वैक्सीन होती है, 41 का बीटा होगा। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन के बाद फ्लशिंग होगी, एंजियोडीमा हो गया, व्हाट वाज द रीजन, तो रीजन क्या था पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन लगाने के बाद। ओके, तो एनाफाइलैक्सिस हो गया उसको। ओके, द बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट एनाफाइलैक्सिस है। नेक्स्ट आफ्टर द एक्सपोजर टू द कंटामिनेटेड ब्लड है, तो एचबीआईजी इम्यूनोग्लोबुलिन दी गई है पर्सन को, द इम्यूनिटी इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आ जाएगा
जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है, व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ डाइल्यूएंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग विद द फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। तो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन का जो टेम्परेचर होता है ना 44 का β+2 से लेकर +8 होता है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन का। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के बारे में क्या बात ठीक है। ओके, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के बारे में दे आर लाइन विद द ट्यूब एंड द आइस पैक्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ईपीआई के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट के कोल्ड चेन सेंटर, जो कि आप दूर दराज एरिया में लेकर जा सकते हो। तो वैक्सीन कैरियर या कोल्ड बॉक्स, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, वैक्सीन कैरियर होता है। इसके बाद यहाँ पे दो बताया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बी के अंदर क्या होगा, आईजीजी सेकेंडरी रिस्पांस देखने को मिलता है। तो 47 का क्या होगा, डेल्टा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सऊदी अरेबिया में जा रहा है हज के लिए, तो मेनिंजोकोकल की आपने वैक्सीनेशन लगवानी है। और लास्ट ऑप्शन है कि मीजल्स के बारे में क्या बात ठीक है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, तो 1 डोज एट द 1 मंथ इज सॉरी 2 डोजेस चाहिए होती है इसको विद इन द 3 डेज ऑफ एक्सपोजर। क्लियर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब पास्ट एससी के कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज द टाइप, डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्केड्यूल, स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, मीजल्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो मीजल्स वाली जो वैक्सीन है ये कौन से टाइप की वैक्सीन है, मीजल्स इज अ लाइव एटीन्यूएटेड टाइप ऑफ वैक्सीन। ओके, एमएमआर लाइव एटीन्यूएटेड टाइप ऑफ वैक्सीन। तो ये 12 से लेकर 15 महीने में दी जाती है। 9th मंथ और 15 मंथ का आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर, ये आपने एमएमआर को देख लेना है। इसके बाद है कि इसका रूट सबकुटेनियस होता है। इसकी जो डोज होती है 0.5 ml होती है। सिंगल डोज आपने देनी होती है, लेफ्ट डेल्टॉइड रीजन पे देनी होती है, लाइव एटीन्यूएटेड होती है। इसके अलावा इसके साथ हम आईपीवी भी देते हैं और टीसीवी भी देते होते हैं। 9 और 15 मंथ पे दी जाती है। ओके पहले 9th मंथ पर सेकंड डोज दी जाती है, किसके ऊपर, 15 मंथ पे दी जाती है। और उसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है ना, स्टोरेज टेम्परेचर वैसे यहाँ पर 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक आना चाहिए, इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है। तो वैक्सीन का जो स्टोरेज टेम्परेचर है, अच्छा एक बात रट्टा मार लेना कि कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जिनका स्टोरेज टेम्परेचर यानी जो फ्रीजर के अंदर स्टोर की जाती है, तो वो पोलियो, मीजल्स और बीसीजी होती है। और कुछ हम कोल्ड पार्ट में डालते हैं लेकिन फ्रीजर में कभी भी नहीं डालते। वो कौन कौन सी है, वो टाइफाइड, डीटी, डीपी, डेटनेस, टॉक्साइड आना शुरू हो जाती है। और जो फ्रीज़र होता है टेम्परेचर वो -15 से लेकर -25 तक होता है। क्लियर तो इसका जो टेम्परेचर है वो +2 से लेकर +8 तक होता है। नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ एपिडेमिक ऑफ वैक्सीन ऑफ मीजल, हाउ विल यू एडजस्ट द मीजल वैक्सीन। ओके, हाउ विल यू एडजस्ट द मीजल वैक्सीन ईपीआई। तो ईपीआई में इन एपिडेमिक वी विल गिव बूस्टर टू अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन। तो बूस्टर देंगे अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन। बाकी इसकी जो स्केड्यूल है वो आप रट्टा मार लेना। क्या रट्टा मार लेना कि आपने 9th मंथ में आपने देनी होती है और 15 मंथ पे देनी होती है। 0.5 ml लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ओके, लाइव एटीन्यूएटेड। जबकि इनएक्टिवेटेड के अंदर आईपीवी आ जाती है, रिकॉम्बिनेंट के अंदर आपकी निमोकोकल आ जाती है, और इसके अलावा आपके जो हेपेटाइटिस बी है वो भी रिकॉम्बिनेंट के अंदर आ जाती है। ज़्यादातर आपकी लाइव एटीन्यूएटेड होती है। नेक्स्ट है कि ईपीआई आपने टेबल ड्रा करना होता है। तो आपने रट्टा मार लेना कि ईपीआई के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 9 मंथ, 15 मंथ और बूस्टर डोज होती है, जो कि 20 से लेकर 23 महीनों पे लगी जाती है। ओके, अगर बेबी 24 मंथ का है तो आपने डीटी देना है, अगर 24 से नीचे का है तब आपने डीपीटी देना और पोलियो भी साथ देनी होती है। आगे वैक्सीन अदर देन ईपीआई प्रोग्राम जो कि बच्चों को दी जाती है। वैक्सीन जो ईपीआई के अलावा जो दी जाती है बच्चों को, येलो फीवर की दी जाती है, मेनिंजोकोकल की दी जाती है, कॉलरा की दी जाती है, टाइफाइड हो गया, रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, मम्स की दी जाती होती है। ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन कौन सी दी जाती है, बीसीजी दी जाती है, ओपीवी 0 दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दी जाती है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर। ओपीवी के कितने ड्रॉप होती है, 2 ड्रॉप होती है, जबकि बीसीजी का 0.5 ml है। इनका जो रूट होता है, ओके, रूट क्या होता है, ओरली दी जाती है। ओके, जबकि बीसीजी आपके इंट्राडर्मली दी जाती होती है। इसके बाद 6 वीक पे आ जाते हैं। 6 वीक का निमोनिक के प्रो पेंटावेलेंट दी जाती है, जिसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी आ जाता है। क्लियर, तो पेंटावेलेंट वाली और निमोकोकल वाली, रोटा वाली, जो पेंटावेलेंट वाली दी जाती है वो एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई आ जाता है। क्लियर, 0.5 ml डोज सबकी रट्टा मार लेनी है, लेकिन रोटा की 1.5 ml होती है। ओके, आगे मीजल्स 1 और मीजल 2 है 0.5 ml, 0.5 ml, ये तो आप तैयार कर लोगे। इसके बाद है हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हाट आर द कॉजेस जो होते हैं हमारे कि पोलियो वाली जो है ना, हमारी पोलियो वैक्सीनेशन वाली मुहिम थी वो ख़राब होगी, क्यों होगी। कुछ फैक्टर थे, कुछ फैक्टर वैक्सीन से रिलेटेड थे, लाइक फॉल्टी प्रिपरेशन थी, फॉल्टी टेक्निक थी वैक्सीन के देने की, या कंटेमिनेशन थी, प्रिपरेशन टेक्निक और कंटेमिनेशन। जबकि रिलेटेड टू द चाइल्ड, तो चाइल्ड इम्यूनो सप्रेस्ड है, इंटर करंट एंटीरो वायरस का इन्फेक्शन है, या नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर द सलाइवा के अंदर, या मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें फॉल्टी टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वैक्सीन को इसने स्पीट आउट कर दिया। मदर से रिलेटेड है कि इंटरफेरेंस ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क है, या अनअवेयरनेस ऑफ मदर अबाउट वैक्सीनेशन शेड्यूल, या लैक ऑफ एजुकेशन। रिलेटेड टू द इम्यूनाइजिंग स्टाफ, इम्यूनाइजिंग स्टाफ के मुताबिक ये कहा जाता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है या केयरलेस स्टाफ होता है।
लास्ट में हम रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर देख लेते हैं कि हेल्थ सेक्टर वैक्सीन इतनी दे नहीं रहा, या लैक ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैक्सीन सेंटर, या लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आना शुरू हो जाती है। ओके, इसके बाद है कि रीसेंट ईपीआई पाकिस्तान फॉर अंडर 5 ईयर, तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, देख लेना आप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक मदर है 6 वीक चाइल्ड को लाई है जो कि बीसीजी और ओपीवी लगवा चुका है और चाइल्ड की वैक्सीनेशन लगवानी है। तो 6 वीक पे पेंटावेलेंट OPV1 रोटावायरस नीमोकोकल लगती होती है। क्लियर, OPV के 2 ड्रॉप होते हैं। बाकी ये पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है, इसको देख लेना आप। और राइट इन टैबलर फॉर्म, तो ये टैबलर फॉर्म तो हो गया पाकिस्तान का ईपीआई स्केड्यूल हो गया है। ओके, 5 विजिट चाहिए होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड द 1 विजिट ड्यूरिंग द सेकंड ईयर चाहिए होता है। और जो वैक्सीनेशन कंप्लीट होती है 6 विजिट के साथ होती है अगेंस्ट द 9 डिजीज। जो 10th डिजीज है वो आई थिंक रोट ऐड किया। इसके बाद हर्ड इम्यूनिटी है। हर्ड इम्यूनिटी इज अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कम्युनिटी और ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अ पार्टिकुलर डिजीज। तो जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर कम्युनिटी का टू अ पार्टिकुलर डिजीज, और एक अचीव होती है दिस इम्यूनिटी which the whole population enjoy when there is small density of susceptible इंडिविजुअल टू अलाउ सेपरेट ऑफ अ डिजीज। और ये कब अचीव होती है जब 1/3 जब 2/3 ऑफ अ पॉपुलेशन की इम्यूनाइजेशन हो जाए टू द पोलियो, तो जो 1/3 ऑफ इम्यूनिटी को एंजॉय करेगी, हर्ड इम्यूनिटी को एंजॉय करेगी। जो हर्ड इम्यूनिटी है वो कितनी हो जाएगी, 66% हो जाएगी। क्लियर, तो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द इम्यूनिटी इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। ओके, अब हर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल भी देख लिया। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपको क्लिनिकल सब क्लिनिकल इन्फेक्शन चाहिए, इम्यूनाइजेशन ऑफ हर्ट चाहिए। ओके, ठीक है, और आपको हार्ट स्ट्रक्चर चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें आती है, अब यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर लिखा हुआ है। तो अकरेंस ऑफ क्लिनिकल सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन ऑफ हार्ट, और हार्ट स्ट्रक्चर चाहिए। हार्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट स्ट्रक्चर कहता है ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल रिजर्वायर, इंसेक्ट फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर आना शुरू हो जाते हैं। बाकी ईपीआई है, ईपीआई का आप लिख लोगे। नेम द वैक्सीन विच आर मैंडेटरी फॉर ऑल द मुस्लिम फॉर हज। ओके, अब हज के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। ओके, एक बात रट्टा मार लेना कि जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है उसका निमोनिक HRT है, हेपेटाइटिस बी, रुबेला और टेटनस, जबकि पोस्ट एक्सपोजर के अंदर आपकी आ जाती है रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी। क्लियर, ये आ जाती है आपकी। और हज के लिए कौन कौन सी है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन होती है, फ्लू वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन है। कौन कौन सी वैक्सीन होती है हज के लिए, मेनिंजोकोकल वाली होती है, येलो फीवर की होती है, ओके, फ्लू की है, सीजनल फ्लू की, और पोलियो की वैक्सीनेशन होती है। इसके बाद है कि under the EPI schedule, measles vaccine is given at the age of 9th month. Okay, nowadays second dose is given at the 12 to 15 month है is added. Why this second dose is added? क्योंकि जो 1 डोज होती है ना 9th मंथ पर वो 90% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जबकि सेकंड डोज 99% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। नेम एटलीस्ट 4 इक्विपमेंट यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ कोल्ड चेन एट द डिफरेंट लेवल। ओके, तो इसका कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 वाक इन कोल्ड रूम। ओके, ये रीजनल लेवल पे होता है। वाक इन कोल्ड रूम क्या होता है, रीजनल लेवल पे होता है। ओके, ये वैक्सीन को स्टोर करता होता है 3 महीनों तक। इसके बाद कोल्ड बॉक्स है। कोल्ड बॉक्स ट्रांसपोर्ट के लिए होता है फॉर अ लार्ज क्वांटिटी। वैक्सीन कैरियर स्मॉल क्वांटिटी के लिए कैरियर के लिए होता है। इसमें 16 से लेकर 20 वायल आ सकती है। डे पैक में 6 से लेकर 8 वायल आते हैं। फ्लास्क होता है जब वैक्सीन कैरियर अवेलेबल नहीं होते। आइस पैक क्या होते हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं। और फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर होते हैं जिसमें -15 से लेकर -25 है। और जो फ्रीजर के अंदर वैक्सीन रखी जाती है वो पोलियो, मीजल, BCG, जबकि ड्राइड वैक्सीन के अंदर आपकी DPT आ जाती है। ओके, टाइफाइड भी आ जाता है, टॉक्सवाइड और डालीवेंट, ये सब चीज़ें आ जाती है। क्लियर, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाक इन कोल्ड रूम हो गया। ओके, डीप फ्रीजर आ जाती है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर आ जाती है, और कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर, डे कैरियर, आइस पैक, ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 5 मेथड यूज टू असेस हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन सर्विसेज है। तो 5 मेथड कौन कौन से है, नंबर 1 प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट जो कि फुली इम्यूनाइज्ड है। नंबर 2 प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जो कि एंटीनेटल केयर को रिसीव कर रही है। नंबर 3 प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग द मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नंबर 4 बेड ऑक्यूपेंसी रेट होती है कि एवरेज डेली इन पेशेंट सेंसस ओवर एवरेज नंबर ऑफ बेड्स, और लास्ट में बेड टर्नओवर रेशियो। तो जो पहले 3 है वो प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट, प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है। फिर इसके बाद बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो और बेड टर्नओवर रेशियो है। बाकी ये टेबल आप ये कर लेना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन एट अ लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल वैक्सीन साइट। ओके, जहाँ से बना है वो एक्चुअल वैक्सीन साइट। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट से सेंट्रल वैक्सीन स्टोर, वहाँ से रीजनल स्टोर, रीजनल स्टोर पर रट्टा मार लेना। वाक इन कोल्ड रूम होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आता है, हेल्थ सेंटर में आता है, डिस्पेंसरी और चाइल्ड में बच्चों को लगाई जाती है। तो ये कोल्ड चेन आ जाएगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, वाक इन कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक, डे पैक, फ्लास्क होते हैं, आइस पैक, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर आना शुरू हो जाता है। द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर सबसे ज़्यादा होता है सब सेंटर या विलेजेस वाले एरिया के अंदर। और जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है, इट इज़ अ लेबल कंटेनिंग हीट सेंसिटिव मटीरियल जो कि वैक्सीन के ऊपर रखा जाता है टू रजिस्टर क्युमुलेटिव हीट एक्सपोजर। अगर इनर स्क्वेयर लाइटर है आउटर सर्कल से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर डार्कर है या बराबर हो गया है तो कभी भी यूज़ नहीं करना। इसके बाद करंटीना क्या होता है, करंटीना इज अ सेपरेशन ऑफ हेल्थी कॉन्टैक्ट ऑफ अ डिजीज जो कि कम्युनिकेबल डिजीज को एक्सपोज कर चुका है। कौन कौन से डिजीज होते हैं, कॉलरा, प्लेग, और आपके कौन सा होता है
कोलरा हो गया, प्लेग हो गया और येलो फीवर हो गया, जिनका करंटीन आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर? इसके बाद है कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर आपने टेटनस की क्या स्केड्यूल बताया हुआ है। तो जो DPT-1 है 6 वीक पे देनी है, DPT-2 10 वीक, 14 वीक और बूस्टर डोज 20 से लेकर 23 पे लगवानी है। फॉर अ लेडी ऑफ अनमैरिड चाइल्ड बेयरिंग एज है तो फर्स्ट डोज आपने TT-1 की लगवानी होती है। अच्छा, अगर प्रेग्नेंट होता तो प्रेग्नेंट पे हमने 16 से लेकर 20 और 20 से लेकर 24 को रट्टा मार लेना, लेकिन अगर चाइल्ड बेयरिंग है तो आपने फर्स्ट डोज TT-1 की एट एनी टाइम। ओके, फिर इसके बाद 6 आ जाएगा, 1 मंथ आ जाएगा, फिर 6 मंथ आ जाएगा, फिर 1 ईयर, फिर 1 ईयर आ जाएगा। ओके, इसके बाद टॉक्सिन और टॉक्सोइड क्या होते हैं? टॉक्सोइड आर द एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म है जिनकी डिफोलिएशन होती है बाय ट्रीटिंग विद द फॉर्मलिन सो दैट टॉक्सिसिटी इज रिड्यूस बट एंटीजेनिसिटी इज रिटेन्ड, और इसको हम यूज करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। अच्छा, ये रट्टा मार लेना कि जो वॉयल होता है, वॉयल में से ज़्यादा वैक्सीन होती है, एम्प्यूल में सिर्फ एक वैक्सीन होती है, और डायल्यूमेंट हम यूज़ करते हैं फ्रीज्ड वैक्सीन के लिए। जो फ्रीज वैक्सीन कौन सी होती है हमारी, हमने आपको बताया था कि फ्रीज वैक्सीन कौन सी होती है, जिनको फ्रीज करते होते हैं। क्लियर? उसमें आ जाती है पोलियो, मीजल्स, ओके, जो फ्रीजर में रखी जाती होती है। क्लियर? पोलियो वाली, ओके, पोलियो, मीजल्स और BCG, इनको फ्रीज्ड वैक्सीन कहती है। नॉर्मल सलाइन और डिस्टल्ड वाटर यूज़ किया जाता है और सस्पेंशन बनाया जाता है। तो ये टॉक्साइड ये हो जाएगा। टॉक्साइड अदर डिटॉक्सिकेटेड टॉक्सिन्स होते हैं विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर वैक्सीन, जबकि टॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन होते हैं, विरुलेंस फैक्टर का काम करते हैं। नेक्स्ट है कि API को बताया हुआ है, API में कौन कौन से डिजीज़ को कवर किया जाता है। तो सारे डिजीज़ लिख देना जो आपके आपने किए हुए हैं। बाकी व्हाट इज़ द इम्यूनाइजेशन फॉर मम्स, तो जो मम्स की होती है वो 12 से लेकर 15 महीने पे दी जाती है। डोज इसकी 1/2 ml होती है। इसकी जो साइट है इंट्रामस्कुलर लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ओके, अब अफ्रीका से आया, सर्टिफिकेट नहीं है उसका वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन अगेंस्ट ही हैज़ रिसीव वैक्सीनेशन फॉर 2 डेज, विल यू पुट हिम अंडर करंटीना? यस, वी विल पुट हिम अंडर करंटीना। तो कहती है कि येलो फीवर के बारे में कि जो तमाम ट्रैवलर्स इंक्लूडिंग इन्फेंट जो कि येलो फीवर वायरस को एक्सपोज कर चुके हैं पासिंग थ्रू द एंडेमिक, तो उनको वैलिड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो वैलिडिटी होती है वो 10 दिन से स्टार्ट होती है। ओके, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वैक्सीनेशन, और 10 साल तक जाती होती है। ओके, अगर ट्रैवलर इससे पहले लेके आया तो आपने इसको करंटीना में रखना होता है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पोलियो वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई है तो क्या आप पोलियो वैक्सीन इंक्लूड करोगे स्केड्यूल के अंदर? यस, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव एजेंट होता है पोलियो वायरस का उसकी 3 सीरोटाइप होती है, 1 2 3। तो जो मोस्ट आउट ब्रेक होती है वो टाइप 1 की वजह से होती है। दैट इज वाई हम पोलियो वायरस को इंक्लूड करेंगे टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर 2 सीरोटाइप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि प्राइमरी कोर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 2 डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड है, जो कि 1 से लेकर 2 महीने के या तकरीबन 16 से लेकर 20 और 20 से लेकर 24 में लगाई जाती है। ओके, डोज इसकी कितनी होती है? 0.5 ml होती है। ओके, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसका? हाँ, ये पूछ रहे किस वैक्सीनेशन की है, ऑफ वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड, टेटनस की पूछ रहे हैं। ओके, 0.5 ml होता है, ग्लूटियर रीजन या डेल्टॉइड रीजन पे लगाया जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट बूस्टर डोज होती है ना, फर्स्ट बूस्टर डोज में 1 ईयर आफ्टर द इनिशियल 2 डोजेस, या सेकंड बूस्टर डोज होती है 5 ईयर आफ्टर द थर्ड डोज, ये लगाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोई वैक्सीन नहीं लगाई गई तो आपने किस तरह से प्रोसीड करना होता है। 1 डे चाइल्ड है तो आपने सारी वैक्सीनेशन का लिख देना है यहाँ पर। मेंशन 2 वैक्सीन विच आर नॉट इंक्लूडेड, और बच्चों को लगाते होते हैं। तो कौन सी वैक्सीन है? कॉलरा की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, रोटा वायरस है तो इंक्लूड हो गया, रेबीज है। इसके अलावा कौन कौन सी है? हेपेटाइटिस ए को रट्टा मार लेना। ओके, हेपेटाइटिस ई की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। हेपेटाइटिस ए हो गया, मेनिंजोकोकल हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया। ओके, इसके बाद है कि लेबॉरेटरी टेक्नीशियन वाला काम कर रहा है, नीडल स्टिक इंजरी हो गया। डिस्कस द प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। तो जो प्रोफाइलैक्सिस क्या होगा, आपने क्या करना है? पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी है। HBIG हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन के 0.05 मिलीलीटर पर केजी ऑफ बॉडी वेट है, और उसको 1 महीने तक दोबारा रिपीट करना होता है। शुड रिपीट इन 1 मंथ। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आपने 3 इंजेक्शन लेने हैं 0 1 6 मंथ के अंदर। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन आ जाएगा। वैसे ये सवाल कम्युनिकेबल डिजीज से लिया गया है। ओके, ठीक हो गया। 0.05 और एक्टिव इम्यूनाइजेशन में HBsAg इंट्रामस्कुलर लेना 0 1 और 6 मंथ में। ठीक है। इसके बाद मैयर्स फॉर अदर लेबॉरेटरी वर्कर, तो जो अदर लेबॉरेटरी वर्कर है उनको स्टीरिलाइजेशन करनी चाहिए तमाम इंस्ट्रूमेंट की, और सिंपल हाइजीनिक मैयर इख्तियार करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि पोलियो जो कंपेन थी वो क्यों ख़राब हो गई है पाकिस्तान के अंदर? नंबर 1 वैक्सीन से रिलेटेड है, नंबर 2 बच्चों को लगानी है तो बच्चे से रिलेटेड है, बच्चों को मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लगाएगी मदर से रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन स्टाफ से रिलेटेड है, या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। ये प्रॉब्लम आना देखने को मिलती है, या लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर पोलियो इरेडिकेशन? तो आपने क्या करना है? कंडक्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन डेज, ओके, एवरी ईयर अंटिल पोलियो माइलेटिस इज इरेडिकेटेड। तो नंबर 1 इम्यूनाइजेशन है, नंबर 2 सस्टेन हाई लेवल ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज, नंबर 3 मॉनिटर करना अपने OPV कवरेज को एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सर्विलेंस को इंप्रूव करना, कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ऑल केसेस ऑफ
AFP, ओके, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, इन शॉर्ट रैपिड केस इन्वेस्टिगेशन करना है, फॉलो अप करना होता है और कंडक्ट द आउटब्रेक कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसके बाद एक बच्चा जिसने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई और बिलो 5 ईयर्स का है, तो आपने कौन कौन सी लगानी है? BCG को एक मरतबा लगाना है, DT और पोलियो ड्रॉप देनी है, 2 डोजेस एट 6 वीक इंटरवल एंड 1 बूस्टर डोज लगानी है और MMR आपने एक दफ़ा देनी है।